नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी आज 90 विधानसभा में वर्चुअल सभा लेंगे, जिसमें सभी विधायकों और जिलाध्यक्षों को टास्क दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 35,000 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ये इतनी बड़ी वर्चुअल सभा का पहला आयोजन था। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जन कल्याणकारी योजनाओं का बटन दबाकर शुभारंभ व लोकार्पण करने की कृपा करें। जांजगीर जिले के हाईस्कूल मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव को शंखनाद किया। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद देश दुनिया के तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बन जाएगी। कश्मीर में सालों से परेशान करने वाले 370 के नासूर को खत्म किया है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सहित कई उपलब्धियां भी गिनाई। 20 महीने में 20% मोदी की गारंटी विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में पूरी कर ली। लोकसभा चुनाव के तैयारी के लिए विजय संकल्प सम्मेलन में आया। आने वाला चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव, आने वाले चुनाव देश को पूर्ण विकसित और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए महत्वपूर्ण। छत्तीसगढ़ की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में आए, 11 में से 10 सीटें आपने भाजपा को दी। 19 में आए, 11 में से 9 सीटें भाजपा को दी और अभी विधानसभा चुनाव में आए तो आपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। और इसके बाद अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है। आज एससी राजिम कुंभ कल्प का आगाज। उद्घाटन समारोह में सीएम साय नहीं होंगे शामिल। अग्निपीठाधीश्वर रामकृष्णानंद होंगे मुख्य अतिथि। 24 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा राजिम कुंभ। डिप्टी सीएम करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। वहीं भजन कार्यक्रमों से होगा कुंभ का उद्घाटन। कुंभ स्थल पर पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु। कारीगरों ने बनाया अयोध्या मंदिर जैसा पंडाल। अग्निपीठाधीश्वर रामकृष्णानंद होंगे मुख्य अतिथि। कारीगरों ने बनाया अयोध्या मंदिर जैसा पंडाल। राजिम कुंभ कल्प का आगाज 8 मार्च तक चलेगा। राजिम कुंभ का आयोजन। अगली खबर रायपुर से है, जहां राज्य में पर्व स्नान के बाद में राजिम कुंभ कल्प का आगाज हो चुका है। आज माघ पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों लोग राजिम कुंभ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि त्रिवेणी संगम में सुबह 4 बजे से ही लोग स्नान कर रहे हैं। इसके साथ ही महानदी और सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं और शिवलिंग की पूजा कर दीपदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज शाम मुख्य मंच से राजिम कुंभ कल्प का आगाज होगा। खबर रायपुर से है, जहां वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता एवं कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप के विभागों के लिए 5,608 करोड़
54,69,000 रुपए की अनुदान मांगे विधानसभा में पारित कर दी गई। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि हमारी सरकार पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन के साथ ही आदिवासी भाइयों की चिंता करते हुए उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयत्नशील है। प्रदेश में हरियाली के प्रसार के लिए वन क्षेत्रों में हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत 2,431 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आरंग प्रवास से वापस लौटते हुए वीआईपी चौक स्थित राम मंदिर पहुंचे, जहां पर उप मुख्यमंत्री ने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान से छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उप मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर के नाश्ता सेंटर में दर्शनार्थियों से बातचीत करते हुए नाश्ता किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत कर हालचाल भी जाना। साथ ही कहा कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद इसी तरह सब पर बना रहे। रामलला के दर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि मोदी की गारंटी के साथ ही साथ जनता से चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए सीएम साई की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और कहा कि चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए रामलला के दर्शन के वादे हर सप्ताह ट्रेन से पूरे किए जाएंगे, जहां पर एक रैक अयोध्या के लिए रवाना होगी जो बनारस के लिए भी दर्शनार्थियों को पहुंचाएगी। साथ ही कहा कि संभव हुआ तो इलाहाबाद में भी डुबकी लगाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलौदाबाजार के दामाखेड़ा में माघ पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले सदगुरु कबीर संत समागम समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने दामाखेड़ा के नाम कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा की घोषणा भी की। साथ ही साथ पहले स्वीकृत हो चुके 22 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले कबीर सागर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए निर्देश के साथ ही साथ दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर परिधि में कोई नया औद्योगिक काम शुरू न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही गई है। धमतरी में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। बता दें कि 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया, जिसमें काफी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। तभी आक्रोशित कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कर्मचारियों ने कहा है कि पूर्व में भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने बातें रखी गई, लेकिन सरकार ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा कि आज राज्य में बैठी बीजेपी सरकार के नाम से ज्ञापन सौंपने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को तैयार करने वाले विजय बघेल जो सांसद हैं, उन्होंने इस बात को इसमें शामिल किया था कि कर्मचारियों की समस्याओं को उनकी सरकार आने पर वो पूरा करेंगे। शायद सरकार की गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों को इनके ऊपर भरोसा था और इन्होंने 2-3 माह से अधिक का समय व्यतीत होने पर भी कर्मचारियों के प्रति कुछ भी नहीं सोचा और जो बजट इन्होंने तैयार किया है उसमें कर्मचारी का भी कहीं पर देखने को नहीं मिला है। बाकी इन्होंने और अन्य वर्ग का ख्याल रख रहे हैं। ये महतारी बंधन योजना चला रहे हैं, अच्छी योजना है, सबको पैसा मिले, किसानों के साथ पूरा भलाई करें। किसान अन्नदाता है हमारे प्रदेश और राष्ट्र के, तो इन सब का ख्याल रखने के साथ ही साथ थोड़ा सा चिंतन इनको कर्मचारी वर्ग के प्रति भी करना चाहिए कि ये भी अपना पूरा जीवन शासकीय सेवा करते रहते हैं, तो समय समय पर अगर केंद्र की सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो राज्य की सरकार को तत्काल बढ़ा देना चाहिए। जैसे बाकी काम जैसे वो लोग संपन्न करा लेते हैं, चाहे बजट में पैसे हो, सरकार के पास पैसे हो ना हो, तो इनको भी इन मांगों को
कर्मचारी हित में। खबर कांकेर से है, जहां पंखाजू ने करोड़पति बनने के चक्कर में नानी का बीमा करवाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नाती ने सांप से कटवाकर नानी की हत्या कराई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्वर्गीय रानी पठारिया जो बांदे की निवासी थी, उनकी हत्या की साजिश रचकर उनके जीवन बीमा की क्लेम राशि को हड़पने के लिए एक आपराधिक षड्यंत्र किया गया था और सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या करवाई गई थी और इसे नॉर्मल सर्पदंश और दुर्घटनावश उनकी मृत्यु होना साबित किया गया था, परंतु यह सपेरे को कॉन्ट्रैक्ट देकर सर्पदंश करवाकर उनकी हत्या की गई थी और अधिक से अधिक बीमा क्लेम राशि। सर कितना करोड़ का बीमा लिया गया? इन्हें 50 लाख रुपए की एक्सीडेंटल जीवन बीमा पॉलिसी ली गई थी, जिसका वार्षिक प्रीमियम 3 लाख रुपए के लगभग था और इसमें एक ही पॉलिसी का प्रीमियम पटाया गया था और उस पॉलिसी लेने के 5 महीने के बाद ही उनकी सांप से कटवा कर हत्या करवा दी गई। अगली खबर सूरजपुर से है, जहां एक चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि नगर के लंकपारा में रहने वाले युवक ने कोतवाली आकर पुलिस से शिकायत की है, जिसमें बताया गया कि 2 अज्ञात लोग घर में घुसे और चाकू गले पर रखकर घर में रखे 15 लाख के जेवरात के साथ 25,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। तभी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पहलुओं पर बारीकी से जांच शुरू कर दी है। कोतवाली सूरजपुर में सुबह लगभग 6 से 7 बजे के बीच प्रार्थी के द्वारा ये सूचना दी गई कि उसके घर में रात्रि करीब 1 से 1:30 बजे के बीच 2 अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा चाकू की नोक पे करीब 15 लाख रुपए के जेवर और 25,000 रुपए कैश की लूट कर ली गई है। उसके बेटे से बारीकी से तथा मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया गया और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जो कि पूरा मामले का खुलासा हुआ कि मामला फर्जी था और बाप और बेटे के द्वारा मिलकर ये लूट की घटना को रची गई थी ताकि पुलिस को गुमराह किया जाए। और इस घटना के पीछे मूल कारण ये था कि जो प्रार्थी है उसकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी तथा किसी के गहने उसके घर में रखे हुए थे, जिसको उसके द्वारा गिरवी रख के कुछ पैसा लिया गया था और गहने वापस ना करना पड़े, इसलिए उसने ये झूठा रिपोर्ट पुलिस के सामने रखा था। धमतरी में एक बार फिर अवैध पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पेड़ की अवैध कटाई के बाद पक्षियों की मौत का मामला सामने आया, जिसको लेकर बवाल मचने के बाद कटाई रोक दी गई। वहीं पेड़ों से काटने के लिए वन विभाग के पास एसडीएम की अनुमति होनी चाहिए, जिसके बाद वन विभाग पेड़ों को काट सकता है, लेकिन निगम के पास कोई अनुमति के कागज नहीं मिले। वहीं इस पूरे मामले में डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अगर बिना अनुमति की कटाई की गई है तो उसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि किसके आदेश से टीम को रवाना किया गया, इस बात की भी जानकारी जांच के बाद पता चल जाएगी। आप लोगों के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। इस मामले में हम लोग इस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया में ये पेड़ कटाई हो रहा है इसकी जांच कर रहे हैं। आगे जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई जो है वो बताया जा सकती है। जो टीम लगी हुई सर, इसमें उनके सिर्फ कह रहे हैं कि मुंह से कि परमिशन लिया गया है, परमिशन दिखा नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ एसडीएम दफ्तर से मैंने इसको वेरीफाई किया तो वहाँ से परमिशन के लिए एप्लीकेशन आया था, उसको रिजेक्ट किया गया है। इसमें परमिशन है नहीं, लेकिन पेड़ कट गए थे। देखिए इसी प्रक्रिया पे हम लोग भी लगे हैं कि परमिशन के लिए अप्लाई किए थे, क्या वो परमिशन प्राप्त हो गए हैं या किनको किनको गए थे, क्योंकि ये वन विभाग का मामला होता है और इसके अलावा एसडीएम साहब का मामला होता है, तो वो सभी पदों को देखते हैं उसके बाद ही कुछ बताएंगे। खबर धमतरी से है, जहां एक कुम्हार परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जिस कारण पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही आवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी समस्या बताई, जिसके बाद मामले में धमतरी डीएसपी नेहा पवार ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूरा मामला धमतरी जिले के कुम्हारपारा का बताया जा रहा है। खबर बलरामपुर से है, जहां वाड्रफ नगर परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं हाथियों के आतंक से लोग डरे और सहमे हुए हैं, जिसे देखकर कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित क्षेत्र के 3 प्राइमरी और 2 मिडिल स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है। दल के आने की सूचना मिली थी
उसके आधार पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को कुल 5 स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। एक स्कूल को सावधानी बतौर भी बंद कर दिया गया है, जिसमें धनजारा में मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल को बंद किया गया है। ककनेसा में भी मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया है और बेदमी पारा में एक प्राइमरी स्कूल है, उसको बंद किया गया है। तो 5 स्कूल को बंद किए गए हैं और एक विद्यालय हल्दीबाड़ी क्या है उसको बंद किया गया है। वो सतर्कता के बतौर उसको हम लोग बंद किए हैं। नुकसान की कोई जानकारी नहीं है हाथियों के दल से। वैसे उनका रोज मूवमेंट पता चलते रहता है फॉरेस्ट के माध्यम से। उस आधार पे हम लोग सावधानी बतौर स्कूलों को स्थगित करते हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस को जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि शादी का वादा करके आरोपी युवक ने नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म किया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। मामला बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अगली खबर कोरबा से है, जहां SCCL की दीपिका कोल परियोजना में हादसा हुआ है, जिसके दौरान 4 लोगों की मौत हो गई और काफी लोग घायल हुए हैं। वहीं हादसे को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। बता दें कि ग्रामीणों की भीड़ ने हरदी बाजार थाने का घेराव कर ग्रामीणों का ये भी कहना है कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और घायलों का सही उपचार कराया जाए, और ये भी कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी करने पर विचार किया जाए। यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो ग्रामीण आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। रायपुर कांग्रेस के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया का सामुदायिक भवन पर कब्जा का मामला गरमाया हुआ है, जिसको लेकर एक तरफ जहां पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सफाई दी है, तो वहीं निगम ने पूर्व मंत्री की पत्नी शकुन डहरिया को बड़ा झटका देते हुए 72 घंटों में भवन खाली करने का आदेश दिया है। जिसके बाद बीजेपी के विधायक गुरु खुशवंत साहब ने पूर्व मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इनका काम कब्जा करना और जनता के पैसों की लूट करना है। जिसके बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नूरा कुश्ती का दौर जारी है। कांग्रेस के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया का सामुदायिक भवन पर कब्जे का मामला गरमाया हुआ है। इसको लेकर शिव डहरिया ने सफाई भी दी है। वहीं इसी बीच निगम ने पूर्व मंत्री की पत्नी शकुन डहरिया को बड़ा झटका दिया है। नगर निगम रायपुर ने उन्हें नोटिस जारी कर 72 घंटे के भीतर भवन को कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय सद्भावना समिति के अध्यक्ष शकुन डहरिया को नगर निगम रायपुर ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में नगर निगम के आधिपत्य को विधि विरुद्ध बताया गया है और कहा गया कि राष्ट्रीय सद्भावना समिति को मालिकाना हक नहीं दिया गया, इसीलिए शताब्दी नगर स्थित नवनिर्मित सामुदायिक भवन को 72 घंटे के भीतर कब्जा मुक्त कर निगम को वापस देने के लिए कहा गया है। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया के दावे को निगम के नोटिस ने खारिज कर दिया है। डहरिया ने MIC से स्वीकृति मिलने का दावा किया है, जबकि सामान्य सभा से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया पर रायपुर के शताब्दी नगर स्थित सामुदायिक भवन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। उनकी पत्नी की यहाँ इतनी चलती है कि उन्होंने भवन के रंग रोगन पर 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यहाँ आम लोगों की एंट्री भी बंद कर दी गई। ये सामुदायिक भवन किसी सचिव के कार्यालय से कम नहीं है। जो पूर्व के ये मंत्री रहे हैं डहरिया जी, इनका काम ही है कब्जा करना, भवनों को जबरदस्ती अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करने का काम ये लगातार करते आ रहे थे जब ये मंत्री थे। और ये सिर्फ रायपुर की बात नहीं है, मेरे आरंग विधानसभा में भी राष्ट्रीय सद्भावना करके एक भवन बनी हुई है, जिसको भी ये मांग कर रहे थे कि मेरे नाम से उसको किया जाए। वहाँ आवेदन भी लगा हुआ है और उनके पार्षदों को दबाव बनाकर उसमें वहाँ से वहाँ पास भी करवाया गया है। वो तो गनीमत है कलेक्टर साहब का उस समय जो वर्तमान में थे, जिन्होंने उसको रोक के रखा हुआ था, इस कारण वो आवंटित नहीं हो पाया। और अभी पता नहीं पूरे हमारे प्रदेश में और कहाँ किस जिलों में ये इस नाम से भवन बनाए होंगे और उसको अपने कब्जे में करके रखेंगे। विधायक ने आगे कहा, पूर्व मंत्री ने बंगला खाली किया था और बंगले से सामान चोरी का आरोप भी लगाया। विधायक खुशवंत साहब ने पूर्व मंत्री पर आरोप लगाया और कहा कि इन्होंने जब बंगला खाली किया था तब वहां से
सामान भी चोरी हो गया था। वो सामुदायिक भवन जिसमें एक समिति को आवंटित किया गया था, जिसके अध्यक्ष शकुन डहरिया जी थी। जानकारी में ये प्राप्त हुआ कि वहाँ कुछ समाज के बच्चियों को ट्रेनिंग वेनिंग देती है और जिसका अलॉटमेंट जो है वो मेयर एंड काउंसिल में 2022 में उसका आवंटन हुआ था। क्योंकि वो सामुदायिक भवन था और सामुदायिक भवन में किसी एनजीओ को देने का नियम पूर्व में नहीं था, तो उसको अलॉटमेंट यहाँ के मेयर एंड काउंसिल ने की थी, लेकिन उसको संज्ञान में लेते हुए उन्हें 72 घंटे की नोटिस दी गई है और उनके द्वारा भवन खाली किए जाने का उन्होंने आश्वस्त कर दिया है। निगम सभापति प्रमोद दुबे ने कहा वो सामुदायिक भवन एक समिति को आवंटित किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री की पत्नी शकुन डहरिया थी। उस भवन में समाज के बच्चों को ट्रेनिंग मिलती थी। पूर्व में किसी एनजीओ को देने का नियम नहीं था, लेकिन मेयर एंड काउंसिल ने अलॉटमेंट किया था, जिसे संज्ञान लेते हुए उन्हें 72 घंटे में खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है और उन्होंने ये स्वीकार भी कर लिया है और वो 2 दिनों में भवन को खाली भी कर देंगे। और इसी कश्मकश में फिलहाल ये मामला सुलझने को तैयार होता दिखता नहीं है, क्योंकि इस मामले पर लगातार राजनीति गर्म है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, एक सरकारी भवन पर पूर्व मंत्री की पत्नी का कब्जा कैसे और कब हो गया, ये किसी को पता ही नहीं चला। रायपुर से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।